सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अंतर्गत आपके अतिलघु क्वेश्चंस की सीरीज में आपके राजन सीरीज के अतिलघु क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 61 से यहाँ पर पढ़ेंगे। हमने टोटल 60 क्वेश्चन पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 61 है, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, लिखिए। मूल्यांकन के द्वारा बालक के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं हमें, जिनका सामाजिक व्यवस्था बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि जब हम बच्चों को पूरा साल भर वो पढ़ते हैं, फिर जब उनका एनुअल टेस्ट होता है या एनुअल एग्जाम होता है, तो आप देखते हो उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। कोई बच्चा किसी विषय में बहुत अच्छा किया तो उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, बच्चों को जिस विषय में वो बहुत अच्छे होते हैं उनमें उनको और इनकरेज करते हैं। जैसे कोई बच्चा साइंस में बहुत अच्छा है तो उसको हम आगे, अगर वो साइंटिस्ट बनना चाहता है तो हम उसको और सपोर्ट करेंगे कि तुम अच्छा करो। और ऐसे बच्चे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, तो सब देश के लिए ही तो काम आएंगे। आखिर में सामाजिक व्यवस्था इन्हीं बच्चों से तो बनेगी। तो इस तरीके से मूल्यांकन के द्वारा बालक के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती है हमें, और जिनका सामाजिक व्यवस्था बनाने में प्रयोग हम कर सकते हैं। मूल्यांकन से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होता है। इसी ज्ञान से व्यक्तिगत शिक्षण संभव है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो भाषा, व्याकरण, बोली, ये सब मौखिक अभिव्यक्ति के क्या है, साधन है। 2019 के एग्जाम में यहाँ जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो सब पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, क्रियात्मक शोध की शिक्षा में क्या आवश्यकता है। तो क्रियात्मक शोध के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी समस्या का समाधान हम वैज्ञानिक ढंग से करते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर शिक्षा में आवश्यकता, अगर क्रियात्मक शोध हम शिक्षा में करते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होता है, तो विद्यालय की कार्य प्रणाली में हम सुधार कर पाएंगे और विकास कर पाएंगे। छात्र एवं छात्राओं में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास कर पाएंगे। जो भी बच्चों की कमजोरी होगी उसका हम पता लगा पाएंगे और फिर उसका हम हल ढूंढ पाएंगे। विद्यालय के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक और निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 64 है, उपचारात्मक शिक्षण की कोई दो विशेषताएं या दो विधियां लिखिए। तो पहला तो यही है कि उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से हम बच्चों की जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उनको समय समय पर दूर करते हैं। दूसरा है, प्रत्येक बच्चे के अधिगम संबंधी दोषों पर भी हम व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे पाते हैं उपचारात्मक शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 65 है, मूल्यांकन की दो विशेषताएं बताइए। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है या लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है, और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, सतत मूल्यांकन के दो महत्व लिखिए। जो लगातार मूल्यांकन होता है उससे क्या फायदा होता है। तो इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जा सकता है। इसमें अधिगमकर्ता बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, शैक्षिक नवाचारों के उद्देश्य बताइए। शिक्षा में शिक्षण नवाचारों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षण व्यवस्था को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना है, जिससे कि संसार में हमारी शिक्षा प्रणाली आदर्श रूप में जानी जाए। फिर है, शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना। तीसरा है, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, जिससे छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास किया जा सके। ये सब शैक्षिक नवाचारों के अंतर्गत ही आते हैं। एक तरीके से कहा जा सकता है कि बच्चे का इस तरीके से विकास हो, या फिर ये कहें कि बच्चे का चतुर्मुखी विकास हो या सर्वांगीण विकास हो, हम पूरी कोशिश यही करते हैं शिक्षा में, ठीक है। छात्रों और शिक्षकों के अंदर नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, इसके अंतर्गत ही आता है, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत ही आता है, जिससे कि वे अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर रह सके। फिर है, शैक्षिक नवाचारों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाना है, क्योंकि जब छात्र क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करेगा तो वह स्थायी होगा। इसीलिए जब बच्चों को पोयम सिखाते हैं या कविता कहानी भी कुछ हम सिखाते हैं तो हम एक्टिविटी के माध्यम से या डांस के माध्यम से सिखाते हैं, ताकि बच्चों को लंबे समय तक याद रहे और वो घर पर भी जब जाए तो अपने पेरेंट्स को वो करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 68 है, गणितीय कौशल को संक्षेप में समझाइए। तो गणितीय कौशल के अंतर्गत शीघ्रता एवं शुद्धता से गणना करने की योग्यता, तार्किक ढंग से विचार करने की योग्यता, क्रम व आकृतियों को पहचानने व उनमें अंतर करने की योग्यता, दैनिक जीवन की साधारण समस्याओं में गणितीय प्रत्ययों के प्रयोग की योग्यता आदि को शामिल किया जाता है, जिसका बालक में विकास किया जाना आवश्यक है।
जैसे अगर आप बच्चे को बताओगे 2 रुपए की टॉफी खरीद ली, 2 रुपए का बिस्किट खरीद लिया, तुमने कितने रुपए का सामान खरीदा, तो बच्चा बताएगा 4 रुपए का। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे बच्चों को आप किस तरीके से वृत्त क्या है, त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है, धीरे धीरे आकृतियों के बारे में बताना, या इस तरीके से बच्चे किस तरीके से आकृतियों को अलग अलग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, यही सब गणितीय कौशल होते हैं और इन सब का विकास होता है तो बच्चे का तार्किक विकास भी होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं? तो भाषा कौशल से हमारा तात्पर्य बालक के भीतर विभिन्न भाषाई कौशलों या भाषा संबंधी दक्षताओं का विकास करने से है। बालक के जीवन में जितना महत्व भाषा का है उतना ही महत्व अन्य किसी वस्तु का नहीं है। अतः बालक के भीतर भाषा संबंधी कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना आदि का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। अगर बच्चे को पढ़ना लिखना नहीं हम सिखाएंगे तो फिर भाषाई कौशल उसका पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा। तो भाषा में कौशल तभी हम हासिल कर सकते हैं जब हमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब अच्छे से आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, परीक्षण और मापन की किन्हीं दो समानताओं को बताइए। तो आपको पता है किसी भी भाषा को सीखने के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, तो इनका विकास करना विद्यालय में दोस्तों बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप देखिए स्कूल में जब बच्चा जाता है तो पहले उसको हम चित्रों के माध्यम से, पहले हम चित्रों के माध्यम से चीजों को पहचानवाते हैं। आम हम कहेंगे तो बच्चा आम, अगर चित्र बना हुआ है कक्षा में तो वो आम की तरफ इशारा करेगा। अगर अमरूद बना हुआ है तो हम पूछेंगे तो वो अमरूद की तरफ इशारा करेगा। जब हमने ये बता दिया, जब हमने चित्र बच्चे को बता दिया क्या आम है, क्या अमरूद है, तो फिर धीरे धीरे बच्चा क्या करेगा, उसको फिर आप लिखना उसको सिखाओगे। फिर एक एक अक्षर की आ से आम होता है या अ से अमरूद होता है, तो इस तरीके से बच्चे को आप चित्र को शब्दों से जोड़ोगे तो इस तरीके से बच्चा धीरे धीरे पढ़ना भी सीखता है। तो ये क्रम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 70 है, परीक्षण और मापन की किन्हीं दो समानताओं को बताइए। तो परीक्षण एवं मापन दोनों मूल्यांकन की ही प्रक्रियाएं हैं, दोनों शिक्षण के अभिन्न अंग हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, मौखिक परीक्षा के 2 गुण बताइए। तो बहुत सारे बच्चों का प्रैक्टिकल वाइवा, जैसे आप लोग का भी डीएलएड में वाइवा होता है या प्रैक्टिकल होता है, तो मौखिक परीक्षाओं का क्या गुण होता है? तो मौखिक परीक्षाएं निदानात्मक कार्यों के लिए अति उपयोगी होती हैं और छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करती हैं, क्योंकि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका आंसर कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, यही है क्रियात्मक शोध का मूल आधार। क्वेश्चन नंबर 73 है, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच के लिए यह मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं, परिकल्पना क्या है? तो किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। दूसरे शब्दों में समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत ही आता है। आप सभी को पता है कि जब कोई समस्या हमारे सामने आती है तो उसके कई सारे उत्तर हमारे दिमाग में आते हैं और यही होती है परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 75 है, परिकल्पना को अन्य किन किन नामों से हम जानते हैं? तो परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना, उपकल्पना के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व और रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 77 है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण क्या कहलाता है? तो समस्या की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? वेस्ले के अनुसार मापन मूल्यांकन का उपभाग है। मापन को मध्यमान, अंक मात्रा, औसत तथा प्रतिशत आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मापन मात्रात्मक होता है। मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। ठीक है, और जो मूल्यांकन होता है उसमें हम सभी चीजों को लेकर के चलते हैं। बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष को भी लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? अभी आपने देखा है किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है वो क्या कहलाता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट पार्ट में कि अगर एक पेपर किसी बच्चे को दिया, या मान लीजिए ए नाम है उसका, उसको एक पेपर दे दिया गया जिसमें 4 ऑप्शन है एक क्वेश्चन के, उसने इसमें 20 नंबर पाए, तो अगर यही सेम क्वेश्चन पेपर आप फिर दोगे तभी भी वो बच्चा 20 ही नंबर पाएगा। तीसरी बार अगर यही सेम क्वेश्चन दोगे क्वेश्चन पेपर तो फिर वो 20 ही नंबर पाएगा। इसका मतलब ये जो परीक्षण है वो क्या है? विश्वसनीय है। तो इस तरीके से अगर सेम रिजल्ट हमें बार बार मिल रहा है किसी परीक्षण को करने पर तो वह विश्वसनीय कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो परिणामात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। तो देखिए
परिणात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? परिणात्मक मूल्यांकन में लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा होती है। और गुणात्मक में साक्षात्कार, अवलोकन, घटनावृत्त, जांच सूची और स्तर माप होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, फॉर्मेटिव या रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया भी है। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन का छात्र में होने वाले उस व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिससे कि वह सैद्धांतिक विषयों से प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है। अर्थात इसमें छात्र द्वारा अपने प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या है? तो मूलभूत शोध का दूसरा नाम मौलिक शोध है। क्वेश्चन नंबर 84 है, शून्य परिकल्पना क्या है? तो शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना कहलाती है। याद रखिएगा, निर्देश रहित परिकल्पना को ही हम शून्य परिकल्पना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, नकारात्मक परिकल्पना क्या है? एग्जाम्पल दीजिए। तो नकारात्मक परिकल्पना में हम जो परिकल्पना का कथन होता है वो ही गलत होता है। जैसे एमडीएम से बच्चों के नामांकन में कमी है, जबकि पूरी तरीके से गलत है। एमडीएम से बच्चों के नामांकन में वृद्धि ही होती है। क्वेश्चन नंबर 86 है, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र ने किसी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया है, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। 2018 और 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्यापक मूल्यांकन क्या है अथवा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ लिखिए। तो व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बालकों के क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ होता है। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 88 है, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, क्रियात्मक के अंतर्गत ही यहाँ पर यही तीसरा है, इसके अंतर्गत ही कौशल भी आ जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, एग्जाम में जब भी पूछेगा तो वो 3 ही पूछेगा और आप 3 ही लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, उत्तम परीक्षण की कोई 4 विशेषताएं बताइए अथवा उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। तो उद्देश्यपूर्ण होता है, व्यापकता, सुगमता, समय एवं कीमत की बचत होती है। ठीक है, इसके अलावा विश्वसनीय होता है, वैध होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो वस्तुनिष्ठ, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आप पढ़ रहे हो, लघु उत्तरीय प्रश्न इसके बाद आप पढ़ोगे, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी होते हैं जिनका आंसर 1-2 पेज में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कौन कौन से पक्ष हैं? तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल। क्वेश्चन नंबर 92 है, शोध कितने प्रकार का होता है? तो शोध 3 प्रकार का होता है, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। मूलभूत शोध, व्यवहारिक शोध और क्रियात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 94 है, क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? तो क्रियात्मक शोध के प्रमुख 6 चरण होते हैं। मैंने बार बार आपको बताया कि 6 चरण होते हैं क्रियात्मक शोध के, और ये बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 94 है, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से संज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं? तो संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत 6 स्तर आते हैं। सबसे पहले बच्चा ज्ञान अर्जित करता है, कक्षा में टीचर पढ़ाते हैं, उसके बाद उसे उसमें से कुछ ना कुछ समझ में आता है। पूरी चीजें तो 100% बच्चा नहीं समझ पाता है, लेकिन उसमें से 80% 90% तो समझता है, क्योंकि फिर टीचर क्या करते हैं, क्लास को रिपीट भी करते हैं। फिर वो उनका अनुप्रयोग अपने दैनिक जीवन में करता है, फिर उनका विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है, और फिर उसका क्या होता है, मूल्यांकन होता है। बाद में शिक्षक उसका मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा कितना सीख पाया है। क्वेश्चन नंबर 95 है, मापन कैसा होता है? तो मापन मात्रात्मक होता है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, क्रियात्मक शोध के उपकरण बताइए। कितना आसान सा प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछता है। तो क्रियात्मक शोध के उपकरणों में अवलोकन आता है, प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये सब आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये भी लिखा है, देखिए कि क्रियात्मक शोध के उपकरणों का मानकीकरण नहीं किया जा सकता है। प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार उपकरण प्रयोग में लाते हैं, यानी कि किस तरीके की समस्या हमारे सामने आई है क्रियात्मक शोध में, हम उसी प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करेंगे। अगर हमें साक्षात्कार लेने की जरूरत पड़े, इंटरव्यू लेने की जरूरत पड़े तो इंटरव्यू ले लेंगे, प्रश्नावली बनाने की जरूरत पड़े तो हम प्रश्नावली बना लेंगे, या अवलोकन करने की जरूरत पड़ी तो हम पूरी कक्षा का या पूरे विद्यालय का या बच्चों का अवलोकन कर लेंगे, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 97 है, क्रियात्मक शोध के 4 क्षेत्र बताइए। शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं, मूल्यांकन संबंधी समस्याएं, विद्यालय संबंधी समस्याएं और पाठ्य सहगामी गतिविधियों से संबंधित समस्याएं। इस प्रकार की सभी समस्याओं का समाधान हम क्रियात्मक शोध के माध्यम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधियों का नाम बताइए। तो पहले नमूना तैयार करते हैं,
फिर ब्लूप्रिंट की तैयारी करते हैं, फिर प्रश्न बनाते हैं और फिर प्रश्न पत्र का संपादन होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो इसमें व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, मापन के प्रकार बताइए। तो दो प्रकार का होता है, मानसिक मापन और भौतिक मापन। 2018 और 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 101 है, मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? 2018 में पूछा है। तो शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव और तीसरा है व्यवहार परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 102 है, मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। तो मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम स्तर की जांच करना होता है, बच्चा कितना सीख पाया है। क्वेश्चन नंबर 103 है, भावात्मक पक्ष किसे कहते हैं? तो भावात्मक पक्ष के अंतर्गत बच्चे की रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों के हम क्या करते हैं का मूल्यांकन करते हैं, यही सब भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध किन किन विषयों से है? तो प्रयोग हम किन किन विषयों में करते हैं? विज्ञान में करते हैं, भूगोल में करते हैं, कृषि में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं, नवाचार की आवश्यकता या महत्व बताइए। नवाचार द्वारा शिक्षा में नई नई वस्तुओं का समावेश होता है, नवाचार द्वारा शिक्षण अति प्रभावी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन के कोई दो लाभ बताइए। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन के माध्यम से हम बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं। इसके द्वारा छात्र की इस योग्यता का पता चलता है कि वह प्राप्त ज्ञान दैनिक जीवन में किस प्रकार से प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, आंकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो यह समेटिव मूल्यांकन, आंकलित मूल्यांकन किसे कहते हैं? 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आंकलित मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। आंकलित मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार आंकलित मूल्यांकन एक व्यापक क्रिया है जो कि छात्रों का शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक मूल्यांकन करती है तथा छात्रों के सभी पक्षों के विकास स्तर को स्पष्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं, आंकलित मूल्यांकन या फॉर्मेटिव मूल्यांकन से होने वाले कोई दो लाभ बताइए। तो देखिए, इससे छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। आंकलित मूल्यांकन द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। के बाद क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं, समस्या हमारी, समाधान भी हमारा, किसका मूल आधार है? तो ये क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। क्वेश्चन नंबर 110 है, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र निर्माण से होता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? तो शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सबसे पहले स्टीफन एम कोरे ने किया था और ये बहुविकल्पी प्रश्नों में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 112 है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन नन का है। मैंने हर जगह नन का ही बताया है, लेकिन 50% जगहों पर आपको नन, 50% जगहों पर आपको रॉस मिलता है। तो कहीं भी इसका क्लियर आंसर नहीं है, लेकिन मैंने जहां बताया है वहां नन ही बताया है, तो यहाँ पर भी मैं नन ही बताऊंगी दोस्तों आपको। ठीक है, अगर आपको रॉस सही लगता है तो आप रॉस भी लिख सकते हो एग्जाम में, क्योंकि हर जगह अलग अलग इसका आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं, वार्षिक मूल्यांकन क्या है? सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के कितने पक्षों से है? तो संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के 6 पक्षों से, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 115 पर आते हैं, क्रियात्मक शोध की दो आवश्यकता या महत्व बताइए। क्रियात्मक शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो विद्यालय के परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन और सुधार लाने हेतु हम क्रियात्मक शोध अपनाते हैं और शैक्षिक प्रणाली में शिक्षा में सुधार के लिए भी हम प्रयोग में लाते हैं क्रियात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 116 है, उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। 2018-2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य छात्र की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं, परीक्षण किसे कहते हैं अथवा परीक्षण से आप क्या समझते हैं? वह प्रक्रिया जिससे प्रशिक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है, परीक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, परीक्षण कितने प्रकार का होता है? तो परीक्षण 2 प्रकार का होता है, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 119 है, मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख करिए। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, इसके अलावा क्रियात्मक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? तो छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन हेतु ही व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है। व्यापक मूल्यांकन में बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का हम मूल्यांकन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 121 है, वैधता क्या है? वह कार्यकुशलता जिससे कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है, यही है वैधता। क्वेश्चन नंबर 122 है, अच्छे परीक्षण में यथार्थता यानी कि वैधता का क्या अभिप्राय है? फिर वही क्वेश्चन पूछा है। तो अच्छे परीक्षण में वैधता से तात्पर्य कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्यों हेतु उसे तैयार किया गया है वो उसका मापन कितने अच्छे तरीके से कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 123 है, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रश्न करने का उद्देश्य बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना है। इससे बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 124 है, क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है? तो क्रियात्मक शोध की कोई निश्चित समयावधि नहीं होती है, यह 1 मिनट में भी हो सकता है और 1 वर्ष में भी। लेकिन बीटीसी के लिए, डीएलएड के लिए 1 महीना टाइम मिलता है क्रियात्मक शोध में, क्योंकि टीचिंग जो होती है वो 1 से 1.5 महीने की ही होती है आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 125 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 126 है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्याओं का समाधान खोजना ही क्रियात्मक शोध से ही संभव है। क्वेश्चन नंबर 127 है, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना क्या है? तो परिकल्पना से अभिप्राय उस क्रिया विधियों से है जिसके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है, या समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे विषयों के आपके आपके राजन सीरीज, पवन सीरीज के 8 के 8 विषयों के आप सारे के सारे बहुविकल्पी, सारे के सारे अति लघुत्तरी 8 सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। अगर आपको 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए जो खुद मैंने लिख के बनाए हैं, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हो। जय हिंद दोस्तों।